बुढ़िया माँ के 3 बहुएं। छोटा सा गांव था हरिपुर। हरिपुर में ज्यादा कुछ खास नहीं था, पर जो था उसमें अपनापन था, मिठास थी और एक अलग ही सादगी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कच्चा पक्का मकान था, जिसके आंगन में एक बड़ा नीम का पेड़ खड़ा था। उसी घर में रहती थी गोमती बाई। गोमती बाई उम्र में करीब 70 की रही होगी, पर उसकी आवाज में अब भी दम था और आंखों में सच्चाई की चमक। गांव वाले उसे बुढ़िया माँ कहकर बुलाते थे। उसके पति का देहांत बरसों पहले हो गया था, लेकिन उसने कभी किसी पर बोझ नहीं डाला। मेहनत की, अपने 3 बेटों को पाला और अब जब बेटों की शादी हो गई थी तो चाहती थी कि घर में शांति और प्रेम बना रहे। तीनों बेटे मेहनती थे। रामू सबसे बड़ा, शांत और थोड़ा डरपोक किस्म का। श्यामू मंझला, चतुर और अपने फायदे की सोचने वाला। भोलू सबसे छोटा, हंसमुख और थोड़ा लापरवाह। बेटों की शादी गोमती बाई ने अपने हाथों से करवाई थी, सोचकर कि अब घर में बहुएं आएगी तो काम में मदद मिलेगी और घर और भी आबाद हो जाएगा। बहुएं आई भी। धनवंती, रामू की पत्नी, शहर से आई थी, दिखने में सुंदर पर बहुत घमंडी। सुनैना, श्यामू की पत्नी, मीठी बोली वाली पर चालाक। फूलवंती, भोलू की पत्नी, कम बोलने वाली पर हद से ज्यादा जिद्दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। बहुएं धीरे धीरे घर के कामों में लग गई। गोमती बाई ने सबको बराबर समझा, सबको प्यार दिया, पर धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। एक शाम की बात है, गोमती बाई आंगन में बैठी थी। चूल्हे पर दाल चढ़ी थी। तभी तीनों बहुएं एक कोने में खुशर फुसुर कर रही थी। धनवंती बोली, कब तक हम इसके कहे पे चलेंगे? हर रोज सुबह उठो, पानी भरो, गोबर उठाओ, खाना बनाओ और ऊपर से ये बुढ़िया हमें ताने देती रहती है। सुनैना ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, घर में तो जैसे हम नौकरानी हैं। कोई पूछता तक नहीं कि हम क्या चाहते हैं। फूलवंती ने धीरे से कहा, मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शादी से पहले तो माँ बाप की रानी थी, अब यहाँ बर्तन धो रही हूँ। तीनों की आंखों में एक बात साफ थी, बुढ़िया को काबू में करना होगा। अगली सुबह गोमती बाई ने सबके लिए खिचड़ी बनाई थी। जैसे ही उसने बहुओं को बुलाया, धनवंती ने कहा, माँ जी, आज पेट ठीक नहीं है, नहीं खा सकती। सुनैना ने मुंह बनाया, आज खिचड़ी देखकर उल्टी सी आ रही है। फूलवंती ने बस चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया। गोमती बाई समझ तो गई कि ये सब नाटक है, पर उसने कुछ नहीं कहा। मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, तुम आराम कर लो। रात को रामू, श्यामू और भोलू जब काम से लौटे तो उन्हें बहुओं ने खूब भावुक कहानियां सुनाई। माँ जी हमसे ठीक से बात नहीं करती, सुबह उठते ही काम पर लगा देती है, घर में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। तीनों बेटे चुपचाप सुनते रहे, पर कोई माँ से जाकर कुछ नहीं कह पाया। बुढ़िया माँ ने ये बात भी भांप ली थी, मगर उसने अब तक की जिंदगी में एक बात सीखी थी, सच्चाई को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। गांव की औरतों में बातें होने लगी। सुना है बुढ़िया अपनी बहुओं से बहुत काम करवाती है। बेचारे बहुएं परेशान हो गई है। बड़ी सास है, पर दिल से पत्थर निकली। गोमती बाई के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था, पर वो चुप रही। वो जानती थी हर सच का वक्त आता है। कुछ साल पीछे चलते हैं।
जब गोमती बाई ने अपने बेटों की शादियों की सोची थी। उस समय तक उसकी उम्र 65 पार कर चुकी थी, लेकिन उसकी हिम्मत और सोच अब भी नई बहू की तरह चमकदार थी। उसके मन में एक ही सपना था, सुनहरा घर, जिसमें सुबह सुबह मटकी की आवाज हो, बहुओं की हंसी गूंजे और शाम को सब मिलकर चूल्हे के पास बैठे। रामू, श्यामू और भोलू अब जवान हो चले थे। गांव की बहुत सी लड़कियां ब्याह के लिए तैयार थी, पर गोमती बाई चाहती थी कि लड़कियां ऐसी हो जो घर को अपनाए, माँ बेटों को जोड़कर रखे और काम से ना भागे। सबसे पहले रामू की शादी हुई। गांव से थोड़ी दूर एक कस्बा था, वहीं एक सुंदर शिक्षित लड़की थी, नाम था धनवंती। लड़की के मायके वाले थोड़े रौबदार थे और शुरू से ही सहरिया अंदाज में बात करते थे, लेकिन गोमती बाई को लगा कि एक पढ़ी लिखी बहू से घर में बदलाव आएगा। शादी हुई धूमधाम से, लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों बाद गोमती बाई को महसूस हुआ कि धनवंती हर बात में टोकती है, हर नियम से सवाल करती है। सुबह उठने में उसे देर होती, काम करने में नाक भौं चढ़ाती और बात बात पे कहती, ये गांव का ढंग मुझे नहीं आता, मैं तो शहर में पली बढ़ी हूँ। फिर बारी आई श्यामू की। श्यामू खुद चालाक था, तो उसने अपने जैसी लड़की चुनी, सुनैना, जो अपने मायके में सबसे चतुर मानी जाती थी। सुनैना ने आते ही घर का माहौल समझ लिया, कौन क्या बोलता है, किसकी क्या कमजोरी है, सब जान लिया। शुरू में वह गोमती बाई के बहुत करीब आई, पैर दबाए, चाय बनाई और सबके सामने बहुत प्यार जताया। लेकिन धीरे धीरे उसने घर की बागडोर अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। वह अपने पति को समझाने लगी, देखो जी, अब माँ बूढ़ी हो गई है, अब घर की जिम्मेदारी बहुओं की होनी चाहिए। श्यामू को लगा बात ठीक है और धीरे धीरे सुनैना हर फैसले में दखल देने लगी। आखिर में भोलू की बारी आई। भोलू को गांव की ही एक लड़की पसंद थी, फुलवंती। वह चुपचाप रहती थी, लेकिन अंदर से जिद्दी और खुददार थी। फुलवंती का सीधा स्वभाव गोमती बाई को पसंद आया। वो सोचती थी, ये तो मेरी परछाई निकली, घर में प्यार बना रहेगा। शादी के बाद फुलवंती ने भी शुरुआत में सब कुछ अच्छे से किया, पर जैसे जैसे दिन बीते उसने खुद को सबसे अलग रखना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि बुढ़िया बिना वजह हर बात में टोकती है, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बोलो, पहले पूछ लो। धीरे धीरे फुलवंती ने काम से किनारा कर लिया और सिर्फ अपने मन की करने लगी। शादी के कुछ महीने बाद का दृश्य। घर में एक दिन सुबह की चाय बनाने की बारी फुलवंती की थी, पर वह सोई पड़ी रही। गोमती बाई ने प्यार से आवाज दी, फुलवंती बिटिया, उठ जा, सबको चाय चाहिए। अंदर से जवाब आया, माँ जी, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गोमती बाई चुपचाप खुद उठी, चाय बनाई और सबको दी। ना रामू ने कुछ कहा, ना श्यामू ने। भोलू ने भी बस आंखें फेर ली। धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी, जो कभी गोमती बाई के हाथ में थी, अब बहुओं ने बांट ली। लेकिन प्यार, सम्मान और सहयोग उस हिस्से में नहीं था। तीनों बहुएं मिलकर यह सोच चुकी थी, अगर माजी को साइड में कर दिया जाए तो घर पर पूरा अधिकार हमारा हो जाएगा। वे जानती थी कि बेटों से साफ कुछ कहने पर शक होगा, इसलिए वे धीरे धीरे एक जाल बुन रही थी, बुढ़िया की छवि खराब करने का।
घर का माहौल बिगाड़ने का और अपने फायदे के लिए एक एक कदम बढ़ाने का। सुबह का समय था। नीम के पेड़ के नीचे गोमती बाई सूती साड़ी पहने झाड़ू लगा रही थी। सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ रही थी और पक्षियों की चहचहाहट माहौल को मधुर बना रही थी। लेकिन घर के अंदर एक अलग ही योजना बन रही थी। तीनों बहुएं एक कमरे में इकट्ठा थी। धनवंती बोली, अब और नहीं सहा जाता। माँ जी का हर बात में टोकना, उनकी बातें, ये सब सिर चढ़ गया है। सुनैना धीरे से मुस्कुराई, मगर हम सीधे कुछ कहेंगी तो पति लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। फूलवंती बोली, तो हमें चालाकी से चलना होगा। धीरे धीरे माँ जी की छवि ऐसी बना दो कि बेटों को खुद लगे कि अब उन्हें पीछे कर देना चाहिए। धनवंती ने हामी भरी, हाँ, पहले हम ये फैला देंगे कि माँ जी भूलने लगी है, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। पहली चाल चली गई। एक दिन गोमती बाई ने आंगन में रखा एक खाली घड़ा और बोली, कौन पानी भरना भूल गया? धनवंती तुरंत बोली, माँ जी, आपने ही तो कहा था कि मत भरो, मैंने तो पूछा भी था। गोमती बाई चौंकी, मैंने? नहीं बेटा, मुझे तो याद ही नहीं। सुनैना ने वही जोड़ दिया, माँ जी, आप बहुत कुछ भूलने लगी है। कल भी तो आपने नमक 2 बार डाला था सब्जी में। भोलू वहीं बैठा था। वह चुप रहा, पर उसके चेहरे पर शक की लकीरें दिखने लगी। दूसरी चाल, काम में गड़बड़ी का बहाना। फूलवंती ने एक दिन मिर्ची पाउडर में हल्दी मिला दी और फिर शोर मचाया। माँ जी ने मसाले में गड़बड़ कर दी, सब्जी का स्वाद ही खराब हो गया। श्यामू ने पूछा, माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? गोमती बाई हैरान थी। मैंने तो कुछ नहीं मिलाया बेटा, मैं तो मंदिर में थी सुबह से। लेकिन बहुएं एक सुर में बोल पड़ी, हमने खुद देखा है माँ जी। अब आप बहक रही हैं। अब बेटे भी सोचने लगे कि माँ जी में कुछ बदलाव आ रहा है। गांव की एक पड़ोसन श्यामा काकी रोज आकर गोमती बाई से बातें करती थी। एक दिन धनवंती ने अफवाह फैला दी कि श्यामा काकी कह रही थी अब गोमती बाई बूढ़ी होकर ज़्यादा बोलने लगी है, दूसरों की बुराई करती है। जब ये बात खुद श्यामा काकी तक पहुंची तो उन्होंने आना ही बंद कर दिया। गोमती बाई सोचते रह गई, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा। अब बहुएं खुलकर कहने लगी थी, माँ जी की बातों का कोई भरोसा नहीं, अब उन्हें आराम करने दो, सब काम हम संभाल लेंगे। उनकी सोच अब पुरानी हो गई। रामू, जो पहले माँ के बहुत करीब था, अब धनवंती की बातों में आकर चुप रहने लगा। श्यामू तो पहले से ही सुनैना के इशारों पर चलता था। भोलू, जो थोड़ा भावुक था, वो भी अब फूलवंती की बातों से माँ के खिलाफ सोचने लगा। एक दिन गोमती बाई पूजा कर रही थी, तभी धनवंती आई और बोली, माँ जी, अब आप दिन भर पूजा ही किया करो, घर के काम से आप दूर ही रहो, आपको आराम की ज़रूरत है। गोमती बाई ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, मैं बूढ़ी जरूर हुई हूँ, बेकार नहीं, लेकिन चलो जो तुम सबको ठीक लगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस दिया थोड़ा और ऊंचा कर दिया, जैसे अपनी हिम्मत को रोशनी दे रही हो। उसी रात गोमती बाई अकेले चारपाई पर लेटी थी। आंगन में चांदनी बिखरी थी, लेकिन दिल में अंधेरा सा लग रहा था। वह सोच रही थी, जिस घर को मैंने अपने हाथों से सींचा, जहाँ बेटे खड़े किए, अब उसी घर में
मैं बोझ बन गई, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वहाँ केवल संघर्ष की आग थी, क्योंकि वो जानती थी असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। हरिपुर गांव में सुबह अब भी वैसी ही होती थी। पक्षियों की चहचहाहट, नीम की पत्तियों की सरसराहट और मिट्टी में नमी की खुशबू। लेकिन गोमती बाई के घर में शांति के नीचे एक तूफान धीरे धीरे पनप रहा था। पहले ये घर हंसी से गूंजता था, अब एक अजीब सी चुप्पी फैल गई थी। बहुएं आपस में बात करती, पर बुढ़िया माँ को कोई कुछ नहीं कहता। वो जैसे इस घर में होकर भी नहीं थी। एक दिन सुबह गोमती बाई चुपचाप नीम के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें कुछ तलाश रही थी, शायद बेटों की परछाइयाँ जो अब उससे दूर होती जा रही थी। तभी रामू वहाँ से गुजरा। माँ ने धीरे से पूछा, बेटा खेत में पानी दिया कि नहीं? रामू ने सिर झुकाया। हाँ माँ, सब हो गया है, तुम आराम करो। पहले जहाँ रामू माँ के पास बैठकर खाना खाता था, अब जल्दी जल्दी निकल जाता। श्यामू और भोलू तो अब माँ से सीधे नज़र मिलाने से भी बचते थे। तूफान की पहली गूंज, घर की चाबी। धनवंती एक दिन बोली, माँ जी अब आप आराम करो, घर का सारा हिसाब किताब हम देख लेंगे, चाबी हमें दे दो। गोमती बाई थोड़ी चौंकी, पर बेटा ये चाबी तो तुम्हारे पिताजी के समय से मेरे पास है, सुनैना ने भी जोड़ा। माँ जी अब जमाना बदल गया है, आप थकती हो और वैसे भी अब 3 बहुएं हैं, संभाल लेंगी सब। फुलवंती ने चुपचाप दराज खोलकर हाथ बढ़ाया, जैसे पहले से तय हो। गोमती बाई ने कुछ पल सोची, फिर धीरे से चाबी उन्हें दे दी। उस दिन गोमती बाई ने सिर्फ चाबी नहीं सौंपी थी, उसने घर की सत्ता, भरोसा और अपनापन भी उनके हवाले कर दिया था। तूफान की दूसरी लहर, रसोई पर कब्जा। अगले ही दिन रसोई से गोमती बाई को दूर कर दिया गया। माँ जी अब आप मत आओ रसोई में, सुनैना बोली। आपसे अब जलन और धुआं सहा नहीं जाता। फुलवंती ने जोड़ा, और आप बार बार नमक भी भूल जाती हो। धनवंती ने ताना मारा। गोमती बाई कुछ नहीं बोली, बस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चूल्हे से उठते धुएं को देखती रही। वो धुआं अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। तीसरी चोट, मंदिर का कोना। घर के एक कोने में छोटा सा मंदिर था, वहीं गोमती बाई का सबसे प्यारा हिस्सा। वहीं बैठकर वो घंटी बजाती, राम नाम जपती और शांति पाती। पर अब उस कोने में भी बहुएं सजावट करने लगी। माँ जी ये पुरानी मूर्तियाँ अब अच्छी नहीं लगती, इन फूलों की माला अब सूख गई है, हम मंदिर को नया लुक देंगे, सुनैना बोली। गोमती बाई ने देखा, उसकी राम जी की मूर्ति को हटाकर प्लास्टिक की नई मूर्ति रखी जा रही है। उसका मन रो पड़ा। उसने तो हर सुख दुख उसी मंदिर के सामने बैठकर काटा था। एक दिन दोपहर को गांव की एक औरत बेलो काकी आई और बोली, गोमती बहन सुना है अब बहुएं ही घर चलाती है। गोमती बाई ने मुस्कुराकर कहा, अब जमाना बदल गया है बहन, बच्चों को मौका देना चाहिए। बेलो काकी चली गई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। वह जानती थी ये बदलाव नहीं, एक साजिश है। तूफान अब तेज हो चुका था। अब बहुएं बुढ़िया को ताना मारती, छोटे छोटे कामों में उसकी गलती निकालती और उसे अकेला छोड़ देती। कोई उसके लिए दूध नहीं रखता,
दाल में नमक नहीं होता। उसके लिए रोटी सबसे आखिर में बनती। लेकिन बुढ़िया माँ अब भी कुछ नहीं कहती। वो जानती थी हर तूफान के बाद एक सवेरा आता है। एक रात गोमती बाई छत पर अकेली बैठी थी। आसमान में चांद अधूरा था, जैसे उसका जीवन। उसने आहिस्ता से राम नाम लिया और मन ही मन सोचा, मैं टूटी नहीं हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ उस वक्त का जब सच सामने आएगा। अब घर में माँ नहीं, बस पुरानी औरत रह गई थी। जो माँ कभी घर की धुरी थी, अब वही दीवार के कोने में बैठने वाली एक परछाई बन गई थी। बेटों की आंखों में पहले जो सम्मान झलकता था, अब वहाँ शंका थी और झुंझलाहट थी। और बहुओं भी चालें अब खुलकर चलने लगी थी। एक दिन दोपहर को बहुओं ने गोमती बाई के पुराने संदूक को खोला। उसमें पुराने जमाने के चांदी के सिक्के, 2 जोड़ी चूड़ियाँ और कुछ जरूरी कागजात थे, जिनमें खेत की जमीन के कागज भी थे। फूलवंती ने कहा, अब ये सब हमारे पास होना चाहिए, माँ जी को क्या ज़रूरत है। धनवंती बोली, अगर वो इन चीज़ों को हमें नहीं देंगी तो हम बेटों से कह देंगे कि वो इन्हें गलत जगह छिपा रही हैं। सुनैना ने चुपचाप सब बांट लिया, जैसे वो माँ की नहीं, किसी गैर की संपत्ति पर हाथ रख रही हो। शाम को गोमती बाई ने देखा कि संदूक खुला हुआ है। वो बोली, बेटा, किसने खोला मेरा संदूक? रामू ने झुंझलाकर कहा, माँ, अब वो सामान बहुओं का है, सब अब उनके जिम्मे हैं, आप चिंता मत करो। श्यामू ने कहा, आप आराम करो, आपको अब पुराने जमाने की चीज़ों से क्या लेना देना। गोमती बाई कुछ नहीं बोली। उसका मन जैसे भीतर से टूट गया। अगले दिन बहुएं तय कर चुकी थी, अब गोमती बाई का कमरा बदल दिया जाएगा। पहले वह खुले आंगन के पास सोती थी, लेकिन अब उसे घर के पिछले हिस्से की एक छोटी सी कोठरी में भेजा गया, जहां हवा भी कम आती थी और धूप भी नहीं। धनवंती ने हंसते हुए कहा, माँ जी को अब शांति चाहिए, वहाँ कम शोर होगा। गोमती बाई चुपचाप अपना बिस्तर उठाकर उस कोठरी में चली गई। उस रात उसने नींद में भी राम नाम नहीं लिया। पहली बार पड़ोसन चंपा ने पूछा, गोमती दीदी, अब तो तुम मंदिर में भी नहीं दिखती। गोमती बाई ने हल्की सी मुस्कान दी। अब शरीर जवाब दे रहा है बहन, और मन भी। चंपा को सब समझ में आ गया था, लेकिन वह भी कुछ कर नहीं सकती थी। एक दिन बहुओं ने बड़ी बात कही। सुनैना बोली, अब माँ जी को महीने का खर्च अलग से मिलना चाहिए, बाकी घर में उनका दखल नहीं होगा। फूलवंती ने कहा, और वो खेत के कागज, अब उन पर हमारे नाम करवा लो। बेटे सहमत हो गए। गोमती बाई से कहा गया कि वो तहसील चलकर सब कुछ बेटों के नाम कर दे। तहसील के बाहर गोमती बाई कागजों को थामे बैठी रही। आंखों में धुंध थी, उम्र की नहीं, विश्वास के टूटने की। वो जानती थी ये दस्तखत उसकी पहली हार है, लेकिन वह खामोशी से उठी, दस्तखत किए और बस एक बात कही, जिस दिन मैं इस घर से जाऊंगी उस दिन ये घर भी मेरी तरह खाली हो जाएगा। उसी रात नीम की डाल पर एक उल्लू बोल उठा। आंगन में सूखी पत्तियां बिखेर गई। गोमती बाई अब कोठरी में लेटी रही, बिना करवट बदले, बिना कुछ कहे। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें अब कोई सपना नहीं था,
अब उस घर में बहुओं का बोलबाला था। धनवंती का हुक्म चलता था कि किस दिन क्या पकेगा। सुनैना तय करती थी कि किस काम में कौन लगेगा, और फूलवंती हर चीज में अपनी चतुराई मिलाती थी। तीनों बहुएं अब खुद को रानी समझने लगी थी। हर निर्णय वे खुद लेती, चाहे खेत की बात हो, खर्चे की या त्योहार की तैयारी की। एक तरफ बहुएं अपनी दुनिया में मगन थी, दूसरी तरफ गोमती बाई की तन्हाई गहरी होती जा रही थी। वो अब घर में सबसे आखिरी उठती और सबसे पहले सो जाती। उसकी थाली में सबसे सादी रोटी होती और सबसे कम दाल। कभी कभी तो थाली में रोटी ही ना होती। अरे माँ जी, भूल गए आपको खाना देना, माफ़ कीजिएगा, बहुएं हंसते हुए कह देती। रिश्तेदार भी आने से कतराने लगे थे। बबलू मामा आए तो बैठने तक की जगह नहीं दी गई। धनवंती बोली, अचानक कोई आ जाए तो हम क्या करें, अब जमाना ऐसा नहीं रहा। गोमती बाई सब सुनती रही पर कुछ नहीं बोली। बबलू मामा भी समझ गए अब बहन का घर नहीं रहा, केवल बहुओं की हवेली बन गई है। एक दिन गोमती बाई बहुत बीमार हो गई। तेज बुखार था, बदन टूट रहा था, वो बिस्तर में उठ ना सकी। लेकिन बहुओं ने डॉक्टर को बुलाने की जहमत नहीं उठाई। सुनैना बोली, बुढ़ापे में तो ऐसे होता है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। फूलवंती बोली, पंडित जी को बुला ले, कोई पूजा करा दे। धनवंती तो बोली, अगर ज़्यादा बीमार होंगी तो अस्पताल छोड़ देंगे। 3 दिन तक बुढ़िया माँ बुखार में तपती रही। कभी बड़बड़ाती, राम राम, मेरी गलती क्या है। कभी करवट लेकर कहती, अब बहुत थक गई हूँ। बेटे कभी झांकते तो बहुएं कहती, माँ जी नाटक कर रही हैं, अब चिंता ना करो। रामू की आंखों में थोड़ी चिंता थी, पर पत्नी की बातों ने उसे रोक रखा था। श्यामू और भोलू तो अब बिल्कुल अलग हो चुके थे। तभी एक चमत्कार हुआ। चौथे दिन गांव की एक पुरानी महिला, सदाफुली दादी आ पहुंची। वो गोमती बाई की सहेली थी। बोली, मुझे सपना आया था कि मेरी गोमती बीमार है, मैं आई देखने। उसने खुद जाकर डॉक्टर बुलवाया, दवा दिलवाई और 4 दिन तक गोमती बाई की सेवा की। धीरे धीरे गोमती बाई उठने लगी, पर अब वो पुरानी गोमती नहीं थी। अब वो मुस्कुराती थी, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। अब वो बात करती थी, लेकिन किसी उम्मीद के साथ नहीं। बहुएं समझ रही थी कि माँ की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। फूलवंती बोली, लगता है अब ज़्यादा दिन की नहीं है। सुनैना ने कहा, चलो अच्छा है, एक जिम्मेदारी कम होगी। धनवंती मुस्कुराई और बोली, अब घर पूरी तरह हमारा हो जाएगा। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि माँ चुप क्यों है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि खाने में नमक है या नहीं, कोई पूछता है या नहीं, या बहुएं क्या योजना बना रही हैं। वो अब सिर्फ देख रही थी, जैसे कोई सजा भुगत रहा हो, शांत और स्थिर। एक रात नीम पेड़ के नीचे बैठकर गोमती बाई ने आसमान देखा और खुद से कहा, मैंने अपने बेटों को जन्म दिया, पर अब वो बहुओं की छाया में खो गए। मैंने घर बनाया, पर अब वो मेरा रहा ही नहीं। मैंने उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया, लेकिन अब मैं ही सबसे पराई हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसके दिल में अब डर नहीं था। अगली सुबह बहुओं ने देखा, गोमती बाई नीम के नीचे चारपाई पर बैठी थी।
थोड़ा मुस्कुरा रही थी। जब धनवंती ने पूछा, माँ जी कुछ चाहिए? गोमती बाई ने केवल एक बात कही, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जानना है कि एक दिन जब तुम भी माँ बनोगी तब तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो क्या महसूस करोगी? बहुएं चुप रही। कुछ देर तक कोई शब्द नहीं बोला। गर्मी अपने चरम पर थी। दोपहरें सुनी और झुलसती हुई बीतती थी। गांव में आम पके रहे थे, लेकिन गोमती बाई की जिंदगी अब एक सूखे पेड़ जैसी हो चली थी। वो अब कम बोलती थी, बेटों से कुछ पूछती नहीं, बहुओं से कुछ चाहती नहीं, पर वो सब देखती थी, हर मुस्कुराहट के पीछे का ताना, हर चुप्पी के पीछे की चाल, बेटों का बदला हुआ रूप। रामू जो कभी माँ की गोदी में सिर रखकर रोता था, अब बहू की अनुमति के बिना माँ से बात भी नहीं करता। श्यामू जो माँ के हाथ की खीर को सबसे स्वादिष्ट मानता था, अब सुनैना की बनाई बेस्वाद खिचड़ी में भी तारीफ ढूंढ लेता। भोलू जो माँ की हर बात पर हंसता था, अब माँ को देखकर सिर झुका लेता। एक दिन गोमती बाई ने रामू से कहा, बेटा मेरी आंखों में धुंध सी रहती है, डॉक्टर को दिखा दे क्या? रामू ने टालते हुए कहा, अभी समय नहीं है माँ, अगले हफ्ते चलते हैं। लेकिन वो हफ्ता कभी नहीं आया। श्यामू ने एक बार कह दिया, माँ अब आपको हर बात पर तकलीफ क्यों होती है? बहुएं तो सब संभाल रही है। भोलू ने यहाँ तक कह दिया, आप तो अब खाली बैठी रहती है, आपको क्या चिंता? गोमती बाई अब समझ चुकी थी, वो माँ नहीं रही, सिर्फ एक पुरानी चीज बन गई है, जो घर में रखी हो पर जिसका कोई इस्तेमाल ना हो। एक शाम पड़ोसी विशेषर काका आए और बोले, गोमती बहन, खेत की मेड़ पर झगड़ा हो गया था, गांव का पंच बुला रहा है। गोमती बाई ने जब बेटों को बताया तो उन्होंने कहा, अब आप इन मामलों में मत बोलिए माँ, बहुओं ने सब संभाल लिया है, आप मत जाओ। पहली बार गोमती बाई को उनके बेटों ने किसी पंचायत में अयोग्य घोषित कर दिया। पंचायत में बहुएं गईं। फूलवंती ने वहां झूठ बोल दिया कि गोमती बाई अब ठीक से सोच नहीं सकती। धनवंती ने कहा, अब फैसले हम लेते हैं, खेत पर जो चाहे वो करेंगी। जब यह बात गांव में फैली तो लोग कानाफूसी करने लगे। बुढ़िया को तो बेटों ने हटा ही दिया। घर लौटकर गोमती बाई ने पहली बार अपना गहनों का डिब्बा उठाया। उसमें एक पुरानी जोड़ी सोने की बालियां थीं, जो उनके पति ने शादी के पहले साल में दी थी। उन्हें हाथ में लेकर देखा और धीरे धीरे उन्होंने वो डिब्बा बहुओं को दे दिया। फूलवंती ने खुशी से ले लिया। धनवंती बोली, ये सब अब हमारे काम आएगा। और सुनैना ने कहा, अब माँ समझदार हो गई है। रात को गोमती बाई अकेले नीम के नीचे बैठी और खुद से बोली, मैं अब उनकी नज़रों में गिर चुकी हूँ, अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कभी गिरने नहीं दिया था, ना बचपन में ना जवानी में। अगले दिन मंदिर में आरती थी। पंडित जी ने सबको बुलाया, लेकिन बहुएं नहीं चाहती थी कि गोमती बाई जाए। वो बहुत थक जाती है, गिर भी सकती है। उन्होंने बहाना बनाया। बेटों ने सिर हिला दिया। माँ को घर में ही रहने को कहा गया। आरती की आवाज़ आई, जय श्री राम, पर गोमती बाई के कानों में वो आवाज़ नहीं पड़ी। उनके भीतर अब केवल एक चुप्पी गूंज रही थी। एक रात भोलू की छोटी बेटी गुड़िया चुपके से गोमती बाई के पास आई। दादी, आप मंदिर क्यों नहीं जाती? गोमती बाई ने कहा,
अब मेरी जगह और लोग बैठते हैं वहाँ बेटा। गुड़िया बोली, पर भगवान तो सबके होते हैं। गोमती बाई की आंखें भर आई। उसने गुड़िया को गले से लगा लिया। शायद पहली बार किसी ने उसे फिर से इंसान समझा था। उस रात गोमती बाई ने एक निर्णय लिया। अब वो इंतजार नहीं करेगी। अब वो अपनी आत्मा को खुद संभालेगी। घर में कोई तूफान नहीं आया था, लेकिन गोमती बाई की चुप्पी अब एक मौन तूफान बन चुकी थी। बहुएं सोचती थी कि अब माँ पूरी तरह टूट चुकी है। बेटों को लगता था अब माँ कुछ नहीं कहती, मतलब सब ठीक है। लेकिन असल में उस चुप्पी के भीतर वो सब कुछ बोल रही थी जो शब्द कभी कह नहीं पाए। एक दिन गांव के स्कूल में सभा रखी गई। गांव के सभी बुजुर्गों को बुलाया गया, उन्हें सम्मान देने के लिए। प्रधान जी ने रामू से कहा, तुम्हारी माँ बहुत मेहनती और समझदार महिला है, उन्हें भी बुलाओ। रामू ने घर आकर यह बात बताई। धनवंती बोली, माँ वहाँ क्या करेंगी? सबके सामने बोलेंगी भी नहीं। श्यामू ने भी टाल दिया। माँ जी की तबीयत अब ऐसी नहीं रही। फूलवंती ने सुनकर हंसते हुए कहा, उन्हें सम्मान मिलना है या शर्मिंदा होना है? लेकिन उस रात गुड़िया ने गोमती बाई से कहा, दादी आपको जरूर जाना चाहिए, वहाँ सब आपके लिए ताली बजाएंगे। गोमती बाई ने बहुत सालों बाद दिल से हंसकर कहा, ताली? ताली नहीं चाहिए बेटी, पर अगर कोई मेरे होने को माने वही बहुत है। अगले दिन गोमती बाई तैयार हो गई। सादा साड़ी, एक पुरानी चोटी और आंखों में आत्मविश्वास। वो सभा में पहुंची तो सारे गांव ने तालियों से स्वागत किया। प्रधान जी ने कहा, ये वही औरत है जिन्होंने 3 बेटों को बड़ा किया, खेतों में पसीना बहाया और गांव को संस्कार सिखाए। बेटे और बहुएं मंच से दूर खड़े थे। उनका सिर झुका हुआ था, लेकिन अहंकार अभी भी आंखों में था। सभा में एक बच्चा उठा और बोला, दादी आप सबसे अच्छा क्या करती थीं? गोमती बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सबका दुख अपने अंदर रखती थी और सबकी खुशी अपने हाथों से परोसती थी। पूरा हॉल शांत हो गया। उस चुप बुढ़िया की आवाज़ अब सबके दिल में गूंज रही थी। सम्मान के बाद जब गोमती बाई घर लौटी तो कुछ बदला बदला सा लगा। पड़ोसी अब झुककर नमस्ते करते, गांव की लड़कियां उनके पास बैठकर बातें करती, लेकिन घर में अब भी वही सन्नाटा और तिरस्कार था। धनवंती बोली, अब क्या फर्क पड़ता है? बाहर वालों ने तारीफ कर दी तो क्या हुआ? फूलवंती ने कहा, माँ अब नाटक करना सीख गई है। सुनैना बोली, अब तो उन्हें रोज बाहर जाना है शायद। लेकिन बेटों के मन में हलचल होने लगी थी। रामू ने पहली बार माँ की ओर गौर से देखा। श्यामू को याद आया कैसे माँ ने उसे बचपन में गर्म दूध में शहद मिलाकर दिया था। भोलू की आंखें भर आई पर कुछ कह नहीं पाया। उस रात गोमती बाई अकेले नीम के नीचे बैठी थी तो रामू पास आया। धीरे से बोला, माँ क्या तुम खुश हो? गोमती बाई ने कहा, अब खुश होने की उम्र नहीं रही बेटा, अब बस शांति चाहिए और वो मुझे नीम की छांव में मिल जाती है। फिर एक दिन गांव की किसी औरत ने बहुओं से कह दिया, तुम्हारी सास तो अब गांव की इज्जत बन गई है, भाग्यशाली हो तुम।
जो उनके साथ रहती हो। ये बात बहुओं को चुभ गई। अब वे डरने लगी थी, कहीं माँ फिर से घर की इज्जत ना बन जाए और हमारा हक कम ना हो जाए। तो उन्होंने एक चाल चली। फूलवंती ने कहा, माँ जी को अब तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं। गंगा स्नान, बनारस, हरिद्वार, वहीं रहे, आराम से पूजा करे, घर भी खाली रहेगा और सम्मान भी बना रहेगा। बेटों ने हाँ कह दी। गोमती बाई से पूछा नहीं गया। अगले दिन बहुएं बोली, माँ जी, हम आपके लिए तीर्थ की तैयारी कर रहे हैं। गोमती बाई मुस्कुराई, बेटियां, बहुत अच्छा किया। मुझे कहीं जाना नहीं था, लेकिन अब मैं चलने को तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरी आत्मा में शांति है और मैं जानती हूँ अब मैं किसी के घर की बोझ नहीं हूँ, बल्कि उसकी नींव हूँ। बहुएं और बेटे कह रहे थे, माँ के लिए ये तीर्थ यात्रा बहुत लाभकारी होगा। पुण्य भी मिलेगा, मन भी शांत रहेगा और घर में थोड़ा आराम भी होगा। लेकिन सच तो ये था कि वो तीर्थ नहीं, माँ को घर से दूर भेजने का बहाना था। तीर्थ यात्रा की योजना धनवंती ने बनारस, प्रयाग और हरिद्वार के नाम गिनाए। सुनैना ने कहा, ट्रेन का टिकट कटवा देते हैं और एक साधु बाबा से मिलवा देंगे। फूलवंती बोली, वहाँ आश्रम में माँ रहेंगी, सत्संग करेंगी और वहीं से लौट आएंगी, अगर लौटना चाहे तो। रामू, श्यामू और भोलू ने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने बस सर हिलाया, जैसे माँ अब किसी और की जिम्मेदारी बन चुकी हो। माँ से कुछ भी नहीं छिपा था। गोमती बाई को सब पता था। बहुएं नहीं चाहती कि वो घर में रहें। बेटे अब माँ के बिना भी अपने जीवन में सहज हैं, लेकिन माँ ने फिर भी जाने की बात मान ली। गुड़िया ने पूछा, दादी, आप कब लौटेंगी? गोमती बाई मुस्कुराई, बेटी, तीर्थ वो नहीं जहाँ शरीर जाता है, तीर्थ वो होता है जहाँ आत्मा को सच्चाई मिलती है। अगर मेरी आत्मा को इस सफर में कुछ मिल गया तो शायद लौटना जरूरी नहीं रहेगा। विदा का दिन आया। एक पुरानी गठरी, कुछ कपड़े, एक माला और एक छोटी सी तस्वीर अपने पति की, यही लेकर गोमती बाई स्टेशन पहुंची। रामू ने कहा, माँ, वहां पहुंचकर हमें खत भेज देना। श्यामू बोला, आश्रम में आराम मिलेगा। भोलू चुप रहा। ट्रेन चली, धुआं उड़ता रहा। खिड़की से पुराना गांव पीछे छूटता रहा। गोमती बाई की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी शांति थी। उन्होंने अपने आप से कहा, जिस घर को मैंने जीवन दिया उसी से मुझे अब बाहर निकाला गया है। शायद यही समय है आत्मा के घर लौटने का। बनारस पहुंची। आश्रम में साधु बाबा ने उन्हें ठहराया। वहाँ कुछ और वृद्ध महिलाएं थीं। हर एक की अपनी कहानी, अपना दर्द। किसी को बेटे ने छोड़ा था, किसी को बहू ने निकाला था और किसी को जिंदगी ने धोखा दिया था। गोमती बाई अब उन सब के बीच थी, लेकिन वो अलग थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पीड़ा को वैराग बना लिया था। आश्रम में वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी। दिन में सत्संग सुनती, शाम को तुलसी की माला फेरती और रात को नीम के नीचे बैठकर खुद से बातें करती। लोग उन्हें माँ गोमती कहने लगे थे। 3 महीने बीत गए। घर में कोई उनका हाल पूछने नहीं आया। बहुएं अब पूरे घर पर कब्जा कर चुकी थी। धनवंती की योजना थी
कि माँ की जमीन अब बेटे अपने नाम करवा लें। सुनैना ने कह दिया, अब माँ वहीं रहेंगी, ये घर अब हमारा है। फुलवंती ने हंसते हुए कहा, देखो बोझ हट गया। लेकिन एक दिन अचानक एक खत आया, माँ गोमती का खत। भोलू ने चुपचाप पढ़ा, फिर अपने भाइयों को सुनाया। बेटो, मैं ठीक हूँ, आश्रम में शांति है। अब जीवन में कोई आकांक्षा नहीं रही, बस एक अंतिम इच्छा है, मेरे नाम की जमीन, खेत और आंगन सब उसी गांव के स्कूल को दान कर दो जहां तुमने पहली बार माँ शब्द सीखा था। तीनों बेटे सन्न रह गए। अब उन्हें एहसास हुआ माँ के पास अब कुछ भी नहीं था, फिर भी वो सब कुछ छोड़ चुकी थी। माँ ने उन्हें दिया सब कुछ और बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगा। उस रात रामू रो पड़ा। श्यामू मंदिर गया और माँ की लंबी उम्र की प्रार्थना की। भोलू चुपचाप माँ की पुरानी चप्पलें देखता रहा, जो अभी भी दरवाजे के पास रखी थी। और वहीं बनारस में आश्रम के एक कोने में गोमती बाई ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। जिस घर ने उन्हें निर्वासित किया, उससे दूर एक नया परिवार बना रही थी, दर्द से, शांति से और सच्चाई से बुना हुआ। बनारस की सुबहें अब माँ गोमती के नाम से शुरू होती थी। आश्रम की छोटी घंटियां की आवाज के साथ बच्चे उनके कमरे के सामने आ खड़े होते, जैसे सूरज उगने से पहले फूल अपनी पंखुड़ियां खोलते हैं। एक नई दिनचर्या। सुबह सुबह गोमती बाई तुलसी को पानी देती, फिर बच्चों को पढ़ाती, गिनती, अक्षर, जीवन के पाठ और सबसे ज़्यादा सम्मान देना। किसी ने पूछा, माँ आपको थकान नहीं होती? गोमती बाई मुस्कुराई, अब जीवन किसी को बनाने में लगे हैं तो थकान नहीं, तृप्ति होती है। आश्रम की महिलाएं उन्हें गुरु मानने लगी। रमा दादी, जो हर समय रोती थी, अब गोमती बाई से सीखकर कविता लिखने लगी। श्यामा बहन, जो जीवन से हार चुकी थी, अब भोजन बनाते समय भजन गुनगुनाती थी। बच्चों में एक लड़का था छोटू, उसका कोई नहीं था। वो कूड़ा बीनता, फिर दोपहर को माँ गोमती से मिलने आता। एक दिन माँ गोमती ने कहा, बेटा, जिंदगी एक चादर है, जितनी साफ रखोगे उतनी इज्जत मिलेगी। चलो पहले नहा लो, फिर पढ़ेंगे। छोटू ने पहली बार अपने नाम को गर्व से पुकारा। माँ गोमती ने मुझे बुलाया है। अब आश्रम बदल चुका था। दीवारों पर तुलसी के पौधे लगे थे, आंगन में हंसी गूंजती थी और हर कोने में माँ गोमती की उपस्थिति महसूस होती थी। एक दिन बनारस के एक समाज सेवी आए। उन्होंने माँ गोमती से कहा, आपके कामों के लिए हम आपको जीवन रत्न सम्मान देना चाहते हैं। माँ मुस्कुराई, सम्मान तब मिलता है जब दिलों में जगह बनती है। अगर बच्चों के मन में मैंने एक अक्षर भी बो दिया है तो वही मेरा पुरस्कार है। उधर गांव में रामू की हालत बिगड़ रही थी। बहुओं का झगड़ा बढ़ता जा रहा था। जमीन के कागज स्कूल को दान देने की बात जब पंचायत में आई तो गांव वालों ने कहा, ऐसी माँ को घर से निकालने वालों को तो पंचायत में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। भोलू, जो अब सबसे शांत और सोचने वाला बन गया था, भोलू ने कहा, हमें माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए। तीनों बेटे बनारस पहुँचे।
आश्रम के बाहर माँ गोमती तुलसी में पानी दे रही थी। रामू ने कहा, माँ। गोमती बाई ने बिना मुड़े कहा, बेटा, यहाँ माँ कहने वाले अब कई हैं, तुम्हें कौन सी माँ चाहिए? वो जो चूल्हे पर रोटियां सेकती थी, या वो जो अब आत्मा को तृप्ति देती है? श्यामू बोला, हमने गलती की माँ, हम शर्मिंदा हैं। भोलू ने सिर झुका दिया। माँ गोमती बोली, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कह सकती हूँ, तुम्हारी जिंदगी में जब भी कोई चुप और कमजोर दिखे तो समझ लेना उसमें भी एक माँ की आत्मा छुपी है। उसे मत तोड़ना। बेटे रो पड़े, लेकिन माँ गोमती ने उन्हें गले नहीं लगाया। अब वो सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो अब हर दुखी आत्मा की रक्षक बन चुकी थी। आखिरी दृश्य। छोटू, जो अब पढ़ना लिखना सीख चुका था, कागज पर लिख रहा था, मेरी माँ गोमती सबसे महान है। माँ गोमती दूर बैठी थी, माथे पर शांति, आंखों में करुणा और होठों पर एक हल्की मुस्कान। बनारस से लौटते वक्त तीनों बेटों के दिल भारी थे। माँ गोमती का चेहरा अब भी उनकी आंखों के सामने था, शांत, संयमित, लेकिन अनजान। उनकी वो माँ जिसने उन्हें चलना सिखाया था, अब उन्हीं के सामने अनजान बनकर खड़ी थी। गांव लौटते ही बहुएं दौड़ी आई। धनवंती बोली, क्या माँ जी आने को तैयार हो गई? सुनैना ने पूछा, माँ क्या कह रही थी? फूलवंती ने हंसते हुए कहा, कहीं आश्रम की माँ बनकर ना बैठ जाए। लेकिन इस बार बेटों की आंखों में कुछ अलग था, शर्म, पश्चाताप और ग्लानि। रामू ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, अब घर में कोई हंसी नहीं उड़ेगी माँ की। श्यामू ने टोका, बहुओं, अब माँ की इज्जत वही करेगा जो इस घर में रहेगा। भोलू बोला, जिसने माँ को घर से निकाला, अब वो खुद समझेगा घर क्या होता है। ये बदलाव बहुओं के लिए चौंकाने वाला था। अब तक जो बेटे उनकी बातों पर चलते थे, वो अब माँ के लिए खड़े हो गए थे। गांव वालों ने भी बदलाव देखा। बेटे अब स्कूल में माँ के नाम का बोर्ड लगाने की तैयारी करने लगे थे। माँ गोमती स्मृति केंद्र, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाएगा। एक दिन फूलवंती बोली, घर में माँ के बिना सब अधूरा लग रहा है। धनवंती ने कहा, काश हमने उन्हें रोका होता। सुनैना ने सिर झुका लिया, हमने तो उनका सिर्फ शरीर निकाला था, पर उन्होंने हमारे मन से खुद को हटा लिया। भोलू अब रोज माँ को पत्र लिखता, माँ, हम सब शर्मिंदा हैं, हम जान चुके हैं कि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, माँ वो धरती है जिससे जीवन खड़ा होता है। लौट आओ या हमें मिलने दो, हमें फिर से मनुष्यता सिखा दो। पर माँ के उत्तर कभी नहीं आए, क्योंकि अब वो किसी एक घर की नहीं, पूरे समाज की माँ बन चुकी थी। एक दिन गांव की स्कूल की दीवार पर एक बोर्ड लगा, यह केंद्र उस माँ के नाम जिसने अपमान में भी ज्ञान बोया और घृणा में भी करुणा। माँ नहीं थी, लेकिन उनका नाम अब हर दिल में था। बहुएं अब रोज सुबह तुलसी के पास माँ के नाम की दिया जलाने लगी। गांव में अब एक नया कहावत चल पड़ी थी, जिस घर में माँ की कदर नहीं, वहाँ धन, सुख और सम्मान टिकते नहीं। रामू, श्यामू और भोलू अब गांव के सबसे विनम्र लोग बन चुके थे, और बहुएं
वो अब अपनी अपनी बेटियों को माँ गोमती की कहानियाँ सुनाया करती थी। पछतावा अब भी था, लेकिन वो पछतावा सीख बन चुका था। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर सब कुछ सिखा गई। बरसों बीत चुके थे। बनारस का वह आश्रम अब एक छोटा विद्यालय बन चुका था, गोमती विद्यापीठ, जहाँ बच्चे पढ़ते, गाते, संस्कार सीखते और हर सुबह एक ही पंक्ति दोहराते, माँ जैसी कोई शक्ति नहीं। माँ गोमती अब 80 पार थी। शरीर थोड़ा कमजोर, लेकिन मन उतना ही दृढ़। हर दिन एक नई आत्मा को दिशा देना अब उनकी साधना बन चुकी थी। एक दिन आश्रम में एक अजनबी आया, कमर झुकी हुई, आंखों में पश्चाताप और हाथों में कुछ फूल। वो भोलू था। पीछे पीछे रामू और श्यामू भी थे। माँ गोमती ने उन्हें देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। तीनों बेटे उनके पैरों पर गिर पड़े। रामू बोला, माँ, हमें माफ कर दो। श्यामू की आंखों में आंसू थे। माँ, हमने तुम्हें खो दिया, पर अब भी चाहते हैं कि आखिरी बार गले लगो। भोलू फूट फूट कर रो रहा था। कुछ पल चुप्पी रही, फिर माँ गोमती बोली, बेटा, जब आत्मा में आग लगती है तो पानी माफ़ी का नहीं, परिवर्तन का चाहिए होता है। तुम बदल चुके हो, ये माफ़ी से बड़ा है। फिर पहली बार वर्षों बाद माँ ने अपने तीनों बेटों को गले लगाया। छोटू ने पास आकर कहा, माँ, ये तुम्हारे बेटे हैं? माँ मुस्कुराई, हाँ बेटा, अब ये भी मेरी संतान हैं, जिन्होंने देर से सीखा पर सच्चा सीखा। बहुएं भी साथ आई थीं। वे दूर खड़ी थीं, झुकी आंखों और कांपते हाथों के साथ। फूलवंती ने कहा, माँ जी, हमसे बड़ी भूल हुई। धनवंती और सुनैना की आंखों में भी गलानी थी। माँ गोमती ने हाथ उठाया और बोली, बेटियों, जिसने जीवन में गलती नहीं की उसने जीवन को जिया ही नहीं, पर जिसने गलती के बाद सिर झुका लिया वो जीवन से बड़ा हो गया। उस दिन पूरा आश्रम गूंज उठा था, ना भजन से ना मंत्र से, बल्कि उस मिलन की ऊर्जा से जो वर्षों की दूरी के बाद संभव हुआ। गांव लौटने से पहले बेटों ने माँ से कुछ पूछा, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? माँ ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, अब मेरा घर वहीं है जहाँ कोई छोड़ा गया हो, कोई टूटा हो, कोई अकेला हो। फिर उन्होंने छोटू का हाथ थामा और कहा, अब यही मेरा बेटा है जिसे मैं ज्ञान देकर एक अच्छा इंसान बनाऊंगी, ताकि कल कोई माँ घर से निकाली ना जाए। आंखों में आंसू लिए बेटे लौटे, लेकिन इस बार मन में माँ नहीं, माँ की सीख लेकर। गांव में अब हर साल माँ गोमती स्मृति दिवस मनाया जाता। उस दिन कोई बहू अपनी सास से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, कोई बेटा माँ को अकेले नहीं छोड़ता और हर बच्चा सीखता है, माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो जीवन का अर्थ सिखाती है। और आश्रम में एक वृद्ध माँ छोटू को अक्षर सिखा रही थी और साथ में जीवन भी। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।